आसपास मौजूद पेड़ पौधे, मिट्टी, जमीन, पानी, हवा, पहाड़, जंगल और जंगलों में रहने वाले जानवर सब एक साथ मिलकर के एक प्रकृति का संतुलन बनाते हैं और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टर्म है। और आज इसकी डिटेल में जानकारी हम जानेंगे क्विक सपोर्ट सिस्टम की वैज्ञानिक परिभाषा को हम देखें तो इकोसिस्टम एक ज्योग्राफिक एरिया है जो वहाँ पर मौजूद प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स और वहाँ के वेदर और लैंडस्केप से बनता है। ये सब साथ मिलकर के एक बबल ऑफ लाइफ बनाते हैं और पनपता है जीवन। इकोसिस्टम बायोटिक या लिविंग थिंग्स और अबायोटिक या नॉन लिविंग थिंग्स को मिलाकर बनता है। बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स। वहीं अबायोटिक फैक्टर्स में पत्थर, मिट्टी, पानी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आदि गिने जाते हैं। इकोसिस्टम ये शब्द या टर्म सबसे पहले कॉइन किया था इकोलॉजिस्ट आर्थर टेंसली ने साल 1935 में। इकोसिस्टम को लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बीच एक बैलेंस या तालमेल के तौर पर देखा जाता है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। जैसे पक्षी किसी पेड़ का फल खाते हैं और उसके बीज जंगल भर में फैला देते हैं। इससे पक्षियों का पेट तो भरता ही है, साथ ही साथ जंगल को बढ़ने में भी मदद मिलती है। लार्ज स्केल पर देखें तो सभी जीव जंतुओं का सर्वाइवल टिका हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स पर और इस तरह प्रकृति में बना रहता है संतुलन। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पर अगर हम नजर डालें तो ये दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक प्लांट्स और सभी लिविंग क्रीचर्स को गिना जाता है और इन्हें भी कई कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे प्रोड्यूसर्स, जिनमें शामिल है सभी तरह के पेड़ पौधे और फाइटोप्लैंक्टन जो धूप, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे केमिकल एलिमेंट्स से अपना खाना बनाते हैं। इसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स, जैसे सभी हेटेरोट्रॉफ्स या दूसरों के सहारे जीने वाले जीव, जिनमें जानवर शामिल हैं। वैसे हम इंसान भी अपना पेट भरने के लिए दूसरों पर निर्भर है। कंज्यूमर्स भी दो भागों में डिवाइडेड है, प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे हर्बीवोर्स जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है पेड़ पौधों के ऊपर, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, खरगोश वगैरह है। वहीं सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना पेट भरने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। इन्हें ओमनिवोर्स या कार्निवोर्स जीव भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, सभी एनिमल्स जो सेकेंडरी लेवल ऑर्गेनिज्म से अपना पेट भरते हैं वो टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, जैसे बाज छोटे पक्षी या मछलियां खाते हैं। अगले कंज्यूमर्स है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, जो कि टर्शियरी लेवल ऑर्गेनिज्म को अपना भोजन बनाते हैं। हालांकि क्वाटरनरी कंज्यूमर्स सिर्फ कुछ ही फूड चेन्स में होते हैं। शेर, भेड़िए, पोलर बेयर्स, इंसान और हॉक्स इसके एग्जाम्पल हैं। आगे बायोटिक कंपोनेंट्स की तीसरी कैटेगरी है डीकंपोजर्स। वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंगस यानी कि फंगी या कुकुरमुत्ता जो किसी मरी हुई सड़ी गली चीज पर उगते हैं और उन्हीं से पोषक तत्व लेकर के पनपते हैं। तो खाने लायक मशरूम भी एक तरह का फंगस ही होता है। कई बार देखने में ये घिनौने होते हैं पर पर्यावरण को साफ रखने में और इकोसिस्टम के न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग को बनाए रखने में इनका बहुत योगदान रहता है। इन्हीं फंगसों द्वारा बनाए गए न्यूट्रिएंट से इकोसिस्टम को दोबारा फलने फूलने में मदद मिलती है। अबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, जैसे सनलाइट, मिट्टी, पानी, मिनरल्स, वेदर, क्लाइमेट, पहाड़, पर्वत, पत्थर, बर्फ, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। इन्हीं के चलते हमारे आसपास के इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी बनी रहती है और न्यूट्रिशन का साइकिल चलता रहता है। इसमें भी सूरज की रोशनी धरती के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स का काम करती है। टेम्परेचर में आया बदलाव ही धरती के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इकोसिस्टम को पनपने में मदद करता है। यही नहीं बल्कि कहाँ की मिट्टी में कितने न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ये वहाँ पर मौजूद वनस्पति से तय होता है। 2015 में हुई एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि दुनिया का पहला लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ने धरती पर इकोसिस्टम बनाया था और वो भी आज से 55.5 करोड़ साल पहले। इसे ट्राइफिकेडियम नाम दिया गया। कनाडा, यूके और यूएसए के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने एक इंटरनेशनल
टीम बनाकर जो रिसर्च की थी उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के साइंटिस्ट भी शामिल थे। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स नाम के एक कंप्यूटर मॉडलिंग टेक्निक से ये रिसर्च हुई थी और माना जाता है कि ट्राइबिकिडियम एडियाकरण टाइम पीरियड में लगभग 63.5 करोड़ से 54 करोड़ साल के बीच एग्जिस्ट करता था। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को क्लासिफाइड करें तो इनके दो मेजर टाइप्स होते हैं। पहला एक्वेटिक इकोसिस्टम और दूसरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पानी में मौजूद इकोसिस्टम को एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। समंदर, नदियां, झील, तालाब या छोटी बड़ी वाटर बॉडीज, ये सब एक्वेटिक इकोसिस्टम में गिने जाते हैं क्योंकि धरती का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें समंदर और नदियों के अलावा भी इंटरटाइडल जोन, रीफ्स, सी बेड या समुद्र तल और रॉक पोल्स या चट्टानी तालाबों में भी इकोसिस्टम पनपता है। और ये इतना डाइवर्स है कि प्लांट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, कोरल रीफ्स, वेल्स जैसे बड़े सी क्रीचर्स और इंसेक्ट्स सब कुछ पनपते हैं। तो धरती पे एक्वेटिक बायोम ही सबसे लार्जेस्ट है और धरती का लगभग 75% एरिया एक्वेटिक इकोसिस्टम से ढका हुआ है। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक और अटलांटिक ओशन में ही 5 लाख से ज्यादा एक्वेटिक स्पीशीज मौजूद है। एक्वेटिक इकोसिस्टम भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम। एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में नमक की मात्रा कम होती है, इसलिए पानी खारा होने के बदले मीठा होता है और यही मीठा पानी हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधों, इंसानी जिंदगी और जानवरों के लिए सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का काम करता है। लेकिन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बहुत ही कम मात्रा में धरती पर मौजूद है, लगभग 3%, जिसमें 2.5% तो ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स, एटमॉस्फेयर, मिट्टी में और धरती के इतना अंदर है कि उन्हें निकाला नहीं जा सकता। अब बचा सिर्फ 0.5% जो कि नदियों, तालाबों या जमीन के नीचे पीने लायक पानी के तौर पर उपलब्ध है। अब वैसे तो हर जीव को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ती ही है, पर उनमें भी 1 लाख स्पीशीज फ्रेश वाटर पीते हैं। बारिश के जरिए जमीन से रिसते हुए ये फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर बन जाते हैं और झीलों, नदियों, तालाबों और वेटलैंड्स में जाकर के जमा होते हैं। तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जैसे नदियां जो कि एक आगे की ओर बहते हुए समंदर में मिलती है, उन्हें लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। और लैंटिक इकोसिस्टम वो होता है जो पानी बहता नहीं है, बस एक ही जगह ठहरा रहता है, जैसे तालाब, दलदल, झील वगैरह। फिर आते हैं वेटलैंड्स, जहाँ पर पानी और जमीन एक दूसरे के इतना करीब होते हैं कि वो हाईली प्रोडक्टिव होते हैं। यहाँ जो भी प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। वेटलैंड्स की आबो हवा में बहुत नमी और ह्यूमिडिटी होती है। पॉन्ड लिलीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, पक्षी, श्रिम्प जैसे जीव जंतुओं का घर होते हैं ये वेटलैंड्स। वैसे ओडिशा का चिल्का लेक भारत का एक मशहूर वेटलैंड एरिया है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े इकोसिस्टम की, जो है मरीन इकोसिस्टम। ये पनपता है ओपन ओशन, डीप सी ओशन, समुद्री मुहाना, मैंग्रोव फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स और कोस्टल एरियाज में। इस तरह के इकोसिस्टम में लिविंग फैक्टर्स होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, और नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं सनलाइट, पानी में मौजूद ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, जमीन से इनकी दूरी, गहराई और टेम्परेचर। मरीन इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी इस बात पर निर्भर करती है कि सी सरफेस से पानी के अंदर सूरज की रोशनी कितनी दूर तक पहुंचती है। जैसे 200 मीटर्स की गहराई तक फाइटोसिंथेटिक एक्टिविटी पॉसिबल है, तो इसी जोन में ज्यादातर समुद्री जीव रहते हैं। इसे यूफोटिक जोन कहते हैं और यहाँ पर समुद्री मछलियाँ, शार्क्स, रे फिश, जेलीफिशेस, सी टर्टल्स, कोरल, सील्स और जूप्लैंक्टन रहते हैं। 200 से 1000 मीटर की गहराई तक होता है डिस्पोटिक जोन। यहाँ ऑक्टोपस, ईल्स, कार्प्स, ड्रैगन फिश और प्लैंक्टन्स के साथ साथ बहुत से जीव रहते हैं। और वहीं आखिर में है एफोटिक जोन, जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। और इस जोन में डीप सी श्रिम्प, कुकी कटर शार्क, फ्रिल्ड शार्क, गोबिन शार्क, वेम्पायर स्क्विड, डम्बो ऑक्टोपस, जाइंट स्क्विड, कोलोसाल स्क्विड, एंगलर फिश और फ्लैट वर्म्स वगैरह रहते हैं। जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती है, पानी ठंडा और कम ऑक्सीजन वाला होता जाता है। तो ऐसे में डिस्पोटिक और एफोटिक जोन में रहने वाले बहुत से जीव जो बड़े मुंह वाले होते
होते हैं वो कम गहराई से गिरने वाले पोषक तत्वों से अपना काम चलाते हैं। वहीं दूसरे हाइड्रोथर्मल वेंट वाले जीव कीमोसिंथेसिस से एनर्जी लेते हैं। तो अब तक हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को ही डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम्स को उनकी अलग अलग कैटेगरीज के साथ हमने जाना। और अब बारी है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब होता है जमीनी हिस्से पर पनपा पारितंत्र, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा और कोस्टल रीजन वाले इकोसिस्टम। ये सभी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्लाइमेट डिपेंडेंट होते हैं। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे पहले बात आती है जंगलों की, जो पेड़ों के कई कैनोपी लेयर से ढके होते हैं। पेड़ वाले जंगल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कुल 300 मिलियन या 30 करोड़ अलग अलग प्लांट और एनिमल स्पीशीज रहते हैं। फॉरेस्ट में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, प्लांटेशन फॉरेस्ट और टेम्परेटेड डिसिडुअस फॉरेस्ट में डिवाइड है। पोलर रीजन्स और ट्रॉपिक्स के बीच उगने वाले जंगल, जहाँ पर ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंड होती है, वहाँ उगते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की साइज है 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर और इसका 60% एरिया ब्राजील को कवर करता है। वहीं बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला और फ्रेंच गुयाना में भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट फैला हुआ है। 3 मिलियन या 30 लाख से ज्यादा स्पीशीज का घर है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अगला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तुंद्रा या टुंड्रा। तुंद्रा का एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ही एक्सट्रीम होता है, जैसे पोलर रीजन। यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती रहती है, एरिया बर्फ और फ्रोजन डर्ट से ढका रहता है और पेड़ पौधे तो बहुत ही कम दिखाई देते हैं। यही नहीं, बर्फ पिघलने पर छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। तुंद्रा रीजन में शाकाहारी स्तनधारी जैसे लेमिंग्स, वोल्स, कारीबू, आर्कटिक खरगोश और गिलहरियां रहती है। वहीं मांसाहारी स्तनधारी प्राणियों में आर्कटिक लोमड़ी, भेड़िए और पोलर बेयर और प्रवासी पक्षी जैसे कौवे, स्नो बंटिंग, बाज, लून, सेंड पाइपर, टर्न, स्नोबर्ड और गल्स दिखाई देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तुंद्रा रीजन है द स्वाथे तुंद्रा, जो नॉर्थ अमेरिका, अलास्का, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों तक 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। आखिरी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है रेगिस्तान। ये धरती का सबसे अनप्रोडक्टिव लैंड सरफेस होता है, जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिलते हैं और यहाँ पर बहुत ही कम स्पीशीज जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स और इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पेड़ पौधों के तौर पर कैक्टस और कांटेदार झाड़ियां ही देखने को मिलती है। ज्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में सालाना 10 इंच ही बारिश होती है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है नॉर्थ अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान, जो 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान, दक्षिणी मोरक्को और ट्यूनीशिया जैसे देशों को कवर करता है। वहीं वैज्ञानिक ह्यूमन इकोसिस्टम टर्म भी यूज करते हैं, जिसे ये जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इंसान अपने आसपास मौजूद इकोसिस्टम से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इसमें ज्योग्राफी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट और एंगल्स को स्टडी किया जाता है। अब इकोसिस्टम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, हरियाली, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, पक्षी, तितली और भी बहुत कुछ। लेकिन जब भी हम कभी छुट्टियां मनाने या कहीं पर घूमने जाते हैं, तो ये सब कुछ देखकर बड़ा सुकून सा मिलता है ना? लेकिन हम बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान अभी डेवलपमेंट यानी कि विकास के नाम पर इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अपने आसपास मौजूद इकोसिस्टम के लिए खतरा बन चुके हैं। सबसे बड़ा खतरा है ओवर पॉपुलेशन। बढ़ती आबादी के चलते पेड़ कट रहे हैं, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, वाटर, सॉइल, एयर और नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, जानवरों का शिकार हो रहा है, मतलब धरती, पानी और स्पेस। हमने हर जगह कचरा कर रखा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हर दिन 10,000 एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं। और अगर हम प्रदूषण की बात करें तो आज 200 करोड़ लोगों के पास पीने का साफ पानी है ही नहीं। 1998 से 2021 तक हवा में एवरेज एनुअल पार्टिकुलेट पोल्यूशन 67% तक बढ़ा है और इंसानी जिंदगी
एवरेज तौर पर लगभग 2.5 साल घटी है और ये डेटा इंडिया का है। वहीं 2013 से 2021 तक दुनिया भर में हुए एयर पोल्यूशन का लगभग 59% इंडिया से हुआ है। तो IUCN या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग फिलहाल 1,57,100 से अधिक प्रजातियां रेड लिस्ट में हैं, जिनमें 44,000 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें से भी 41% उभयचर, 37% शार्क और रे फिश, 36% रीफ बिल्डिंग कोरल, 34% कॉनिफर, 26% स्तनधारी और 12% पक्षी शामिल हैं। डिफॉरेस्टेशन से बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग। साल 1950 तक हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 300 ppm थी, पर करंट मेजरमेंट्स में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़कर के 400 ppm पार कर चुका है और पिछले 4 लाख सालों में ये सबसे ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज के चलते कहीं मॉनसून जल्दी आ रहा है तो कहीं हद से ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ का खतरा है तो कई रेगिस्तानी देशों में भी बाढ़ आ रही है। बढ़ते जलस्तर से वेटलैंड्स डूब रहे हैं और आने वाले दिनों में बैंकॉक, मायामी, वेनिस, जकार्ता, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों के डूबने की आशंका है। वैसे ओवरफिशिंग का भी समुद्री इकोसिस्टम पर काफी बुरा असर पड़ता है। मछलियों की साइज, उनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी और उनके बढ़ने की स्पीड घटने लगी है। मछलियां कम होने से समुद्री कछुए और कोरल रीफ्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन पर डिपेंडेंट है, उन पे भी काफी असर पड़ता है। ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्री 36,200 करोड़ डॉलर की है और लाखों लोग इनसे अपना रोजगार चलाते हैं। अगर मरीन इकोसिस्टम विलुप्त होता रहा तो इंसानों के खाने और आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने इकोसिस्टम और इसकी इम्पोर्टेंस को करीब से समझ लिया होगा। ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है जिसके हर सेगमेंट को अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन आपको एक ओवरऑल आइडिया तो मिल ही गया होगा। तो अपनी ओर से छोटी भी हो तो भी इकोसिस्टम को बचाने के लिए कोशिश जरूर कीजिएगा और करते ही रहिएगा, रुकना नहीं है, क्योंकि अभी काफी लंबा टाइम है जो हमें इन्वेस्ट करना है अपने इकोसिस्टम को ठीक करने पर, क्योंकि इस इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ा है काफी सालों से। तो ये 1 या 2 साल की जर्नी नहीं है, आई थिंक ये काफी लंबी जर्नी होगी। और अगर हम कहें कि हमारा लाइफस्टाइल का पार्ट ही हम इसे बना ले तो बहुत ही खूबसूरत बात है। इसी के साथ मिलेंगे जल्दी ही और ऐसे टॉपिक्स के साथ। इस वीडियो के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है और आप अपनी तरफ से क्या छोटी कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, हमें जरूर बताएं। इसी के साथ लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं, बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए के लिए।